मैं राजू सिंह, आप देख रहे हैं सच तक भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश समीक्षा प्रभारी भरत कुमार लुढेरे जी। इनका कार्यक्रम 6 अक्टूबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में है, जिसमें शिक्षा विरोधी नीतियां और बेरोजगारी तथा निजीकरण के विरोध में एक अन्याय के खिलाफ राष्ट्रव्यापी महारैली का महाप्रदर्शन होना है, सुनिश्चित है, जिसकी डेट 6 अक्टूबर को तय की गई है। 6 अक्टूबर 2025। आज हमारे साथ हैं भरत कुमार लुढेरे जी, प्रदेश समीक्षा प्रभारी हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा परिषद के। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रव्यापी महारैली की क्या योजना है और किन किन मुद्दों पे वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। सबसे पहले माननीय पत्रकार महोदय जी। और मैं अपना परिचय भरत कुमार लुढेरे नाम है मेरा। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश समीक्षा प्रभारी उत्तर प्रदेश हूँ। और हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा ये शिक्षा विरोधी बेरोजगारी निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी महारैली जंतर मंतर नई दिल्ली में होने जा रही है। इसमें सर हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माननीय जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं माननीय सिद्धांत मौर्य जी, वो 8 हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में 8 विंग है। मेन ये है, मदर मैनेजर ये है। बाकी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, एक भारतीय युवा मोर्चा, एक भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, एक है इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, जो लोग पीएचडी हायर एजुकेशन वाले होते हैं उनके लिए है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ भी है एसटी के लिए। एक है भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, एक है बालक बालिका राष्ट्रीय मूल्यवासी बालक बालिका संघ। 8 विंग है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आप ये समस्त भारत के मूल्यवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विद्यार्थी युवा बेरोजगार छात्रा प्रकोष्ठ को मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 6 अक्टूबर जंतर मंतर नई दिल्ली में आने का और इस रैली को सफल बनाने का आप साथ सहयोग अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी इस आह्वान पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इसमें जो भी सर मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 17 मुद्दे हैं, 1 से लेकर 17 मुद्दे हैं। और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो इस वर्तमान में जो ज़रूरत ना हो, और संविधान के दायरे में मुद्दे हैं। सब समान शिक्षा, जैसे समान शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की शिक्षा कुछ अलग है, सरकारी अलग है, सबकी समान शिक्षा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं सर। अभी खान सर ने इस समान शिक्षा के मुद्दे पे बहुत मुखर होकर बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत में अगर समान शिक्षा पे बात होगी तो मुझे लगता है एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना करने में मुझे बहुत आसानी होगी, और उसका जो राष्ट्र निर्माण में समान शिक्षा का जो एक फार्मूला है उस पे मुझे लगता है सरकार को काम करना चाहिए। तो समान शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं हम भरत कुमार लुढेरे जी से। आप इसमें ये शामिल करने का प्रयास करें कि किन किन मुद्दों पे हम सरकार को घेरने का काम करेंगे जंतर मंतर दिल्ली पर। सर जैसे कि हमारा पहला विषय है बढ़ती बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या। जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये सबसे बड़ी समस्या है, एक हमारा मुद्दा है। दूसरा नंबर है लगातार हो रहे स्कूल मर्जिंग के संदर्भ में। हमने अभी पिछली बार आपको बता देता हूँ, हमारे संगठन के द्वारा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश का हमने स्कूल मर्जिंग के संदर्भ में बहुत 18 जुलाई 2025 अभी जुलाई को हमने यही लखनऊ में किया था। इको गार्डन में हजारों की भीड़ थी, और हजारों की भीड़ होने के बावजूद हमारा कार्यक्रम लाइव चल रहा था हजारों की लाखों की संख्या में, और प्रसारण हो रहा था पूरे ऑल इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। उसी दिन बहुत सारे हमारे जिला अधिकारी जो महोदय हैं उन्होंने इस पर रोक भी लगाई, और शिक्षा मंत्री को यहाँ तक कि ये बोलना पड़ा कि नहीं, स्कूल मर्जिंग 1 किलोमीटर के अंदर वाले नहीं बंद होंगे, मतलब नहीं, उनको हम बंद किया जाएगा, चालू रहेगा। तो हमने सरकार को झुकाया। कहने का मतलब है ये लोकतंत्र है सर। तो लोकतंत्र में हम लोग कैसे झुकेंगे? कहने का मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो जीतेगा। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुझे लग रहा है देश के अंदर
बहुजनों की है। बहुजनों में देश के अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने 28,000 से ज़्यादा स्कूल अपने शासन में बनवाए थे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रायल ले रही थी क्या कि जो प्राइमरी के स्कूल हैं उसमें बहुजन लोगों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास संसाधन भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, लैंड होल्डिंग भी नहीं है, जिसके चलते वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और अपने भविष्य के निर्माण की परिकल्पना करते हैं। तो आपको क्या इस तरीके से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्रायल के तौर पे देखने का प्रयास किया कि धीरे-धीरे हम इसको मर्ज करने के नाम पे ये जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जो स्कूल खोले उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको बंद करने का ये ट्रायल था क्या? देखिए सर, मैं ये छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो स्कूल जो मर्जिंग वाला मामला है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज के युवाओं पर, बेरोजगारी पर, इस पे ज़्यादा पड़ेगा। एक ही झटके में 2.5 से 3 लाख नौकरियां खत्म, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। उसमें से सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी टीचर, इन लोगों का होगा। और जो स्कूल मर्जिंग वाला मामला है, ये तो राजाशाही या तानाशाही जिसे कहते हैं वो है। सामान्य शिक्षा यदि होगी, सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो किसान का लड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, और चाहे वो नेता का हो या सीएम का हो। एक स्कूल में एक उसमें पढ़ेंगे तो एक अलग होगा, लेकिन एक दोहरी शिक्षा नीति है। ये तो गुलामी, हम जहाँ से हम लोग चले थे, हम लोग वहीं जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिनके पास पैसा है, पैसा किसके पास है? जो नेता है, उद्योगपति है, उनके पास पैसा है। गरीब और किसान मजदूर का बेटा क्या भर पाएगा फीस? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये। तो सबके लिए शिक्षा बराबर है। तो ये जो निजीकरण का जो मामला है, ये सरकार की ये पॉलिसी है कि बहुजन समाज की जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी पढ़ लिख कर तर्क कर रहे, विज्ञान बन रहे, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे किया जाए? किसी एक विद्वान ने कहा था कि किसी भी देश को यदि गुलाम बनाना है तो बिना हथियार के लिए वहाँ का शिक्षा खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, खत्म कर दो। वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज और खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सुधारेगा, गुर्राएगा। तो शिक्षा पर ये वार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके वार कर रहे हैं। तो हमारा देखिए, हमारे बहुजनों के पास जो भी हमारे मूल लोग हैं भारत के, उनके पास शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने मिटाए गए इतिहास और सांस्कृतिक जो उनकी विरासत थी, जो उनको उसको मिटाने का काम किया है लोगों ने, उसको हम तभी जान पाएँगे जब हम एक बेहतर शिक्षा को प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोज़गारी और जैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं, जैसी बहुत सारी चीजें और हैं। बढ़ती बेरोजगारी, लगातार हो रहे स्कूल बंद या मर्जिंग के नाम पे लगातार जो बंद हो रहे स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली। अभी लखीमपुर खीरी का एक केस बड़ा उदाहरण है जिसमें एक नेता के चहेते और उनके जो माननीय हैं उनके लोगों को डाला गया है। उसमें लगभग 27 पोस्ट में लगभग 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण और बाकी 5-6 लोग ओबीसी एससी के लोगों को डाला गया है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है परीक्षाओं में धांधली के चलते। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है राम भद्राचार्य का, जो सतीश महाना जी से सिफारिश कर रहे हैं कि वो समीक्षा अधिकारी में किसी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर राम भद्राचार्य जैसे महंत सिफारिशों पे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अधिकारी और नौकरशाही में लोग जाएंगे तो वो क्या राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा है। और चौथा मुद्दा हम देख रहे हैं कि स्कूल छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप पे ये मुद्दा है, इस पे इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे लोगों का मेरे जानने में आया है कि सर बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के जो पीएचडी स्कॉलर हैं, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई है। 4-4 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो ये वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको पैसा समय से नहीं मिलेगा,
कर्ज के लिए, तो कहाँ से दिक्कत नहीं होगा, वो कर्जा ले लेके एक वो कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले यहीं पर हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये उनका कहने का मतलब है कि सीधा-सीधा वो शिक्षा को रोकना, कि ये लोग पढ़ाई ना कर पाएँ, ये लोगों को बाधित हो, ये पढ़ाई बीच से ही छोड़ दें, ये है। और मुद्दा भी सर जैसे है नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, ये सामान्य शिक्षा नीति होना चाहिए। तो ये हमारे मुद्दे जो है सर, जैसे छात्राओं की सुरक्षा, छात्रों मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोज़, आता है मेरे यहाँ। तो ऐसा पेपर कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर रोज़ बलात्कार ना हो, 2, 4, 5 केस ज़रूर होंगे। बलात्कार, रेप, मर्डर, ये क्या है? अभी महिलाओं की सुरक्षा कहाँ हो अभी रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लेटेस्ट में एक और निर्णय लेने का काम किया है, जिसमें उसने जो सरकारी छात्रावास हैं अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, उसमें उसने ट्रायल लेने का प्रयास किया है और उसमें 30% सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने का ट्रायल लिया है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से शहरों, सबसे पहली बात ये है कि शहरों में जो कब्जा है वो सामान्य वर्ग के लोगों का ज़्यादा है और अन्य लोग नहीं हैं। वहाँ पे अगर पढ़ने के उद्देश्य से बच्चे जाते हैं अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के, तो उनसे जाति पूछी जाती है, उसके बाद उनको किराए पे कमरे देने से मना किया जाता है, अगर वो आर्थिक रूप से समृद्ध है तब पर भी। तो कहीं न कहीं ये जो विज़नरी सोच को देखते हुए जो अनुसूचित जाति के लिए भारत के अंदर जो छात्रावास बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें ये ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, जो एससी-एसटी के द्वारा या एससी-एसटी की बजट के द्वारा जो हमारे छात्रावास चल रहे हैं एससी-एसटी के, तो एक तो आयोग द्वारा एससी-एसटी के नाम से बजट आता है। आप यदि कोई भी सरकार, ये भाजपा सरकार वर्तमान में है, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार है, यदि वो बहुत हितैषी बनती है, बहुत दानी बनती है, तो ओबीसी को आप अलग से दे दो, अलग से दो ना। हम यदि मना करें या उस पर रोक लगाएं, तो आप कहिएगा कि भाई आप मना कर रहे हैं। अच्छा, तो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं तो सर माइनॉरिटी की दीजिए। तो सर हमारा एससी-एसटी का क्यों दे रहे हैं? एससी-एसटी के वैसे ही लोग गरीब हैं, लाचार हैं, फकीर हैं, मजदूर हैं, ज़्यादा दिक्कत है। तो एससी-एसटी को वैसे तो पूरा खाना मिल नहीं पा रहा है और उनका खाना उठा के दूसरे को परोस रहे हैं, तो आपस ये क्या है? अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये बहुजनों में ही ओबीसी और एससी को आपस में लड़ाकर बाँटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने आगे का मुद्दा बताया है कि इसमें जो फेलोशिप का मामला है या नॉन नेट के लिए कुछ भुगतान के लिए, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, सर जैसे कि लास्ट में ये हमारा है एक मुद्दा है कि जो भी जब तक लोग बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी वाला बात बता रहा हूँ, वो वाला तो मैंने बता दिया है। बेरोजगारी जो इस समय है, हमारा ये मांग है सर, जब तक जॉब ना मिले, नौकरी ना मिले, तब तक 11,000 रुपये प्रति दर के हिसाब से प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता विदेशों में जाइएगा, विदेशों में ये लागू है। जब तक वहाँ वहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती है, वो सरकार, वहाँ की सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती है और जब नौकरी लग जाती है तो बेरोजगारी भत्ता ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये करना, और पूर्व की बात बता देता हूँ, सपा सरकार में भी ये बेरोजगारी भत्ता का शायद 1,000-1,100 रुपया अगली सरकार ने ये इसको दिया था, समाजवादी पार्टी। विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से एससी एसटी के छात्रों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ा है, अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो रायबरेली रोड लखनऊ में है, अभी लेटेस्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बहुत पीटा, इतना पीटा, वो मेंटली उसका सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालयों में एससी एसटी का एक अलग से संगठन होना चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए जो एससी एसटी के संरक्षण पे काम करे, जो उत्पीड़न है विश्वविद्यालयों में उसको रोकने के लिए इस मुद्दे को मुझे लगता है आपको इसमें बिल्कुल शामिल करना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और इसमें प्रयास इस पे कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस पे अलग से होना चाहिए, एससी-एसटी के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए या कमेटी गठित होना चाहिए। और इस पर विशेष हम क्या है कि सरकार जो वर्तमान में जो सरकार 10 साल से चल रही है, ये एक्शन नहीं ले रही है। जैसे अत्याचार हुआ, चोरी हुआ, मर्डर हुआ, उस पर एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन यदि लेने लगे तो अपराधी कम हो जाए,
अभी मैं देख रहा हूँ जिस 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 तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी माननीय मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी जी गए वहाँ पे। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि पूरा प्रशासन इसमें शामिल रहता है लोगों को प्रमोट करने में। तो ये ठीक नहीं है। लगातार हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, वहाँ पे विश्वविद्यालयों में जाति जाति बेस जो चीज़ें तय हो रही हैं, जाति के आधार पे उत्पीड़न बढ़ रहा है। अभी लेटेस्ट में कोर्ट न्यायपालिका के आदेश पर अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है कि अब एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। तो एक तरफ देख रहे हैं कि लगातार जाति के आधार पे उत्पीड़न बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एफआईआर में जाति को ना शामिल करने की बात की है। तो मुझे लग रहा है ये एक दोहरा मापदंड होगा। और हमारे साथ थे भरत कुमार लुढेरे जी, प्रदेश समीक्षा प्रभारी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन के। और ये संगठन लगभग 8 विंग को रन करता है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है सिद्धांत मौर्य जी, सिद्धांत राष्ट्रीय प्रभारी जी। सिद्धांत मौर्य जी हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके हैं भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम साहब, जिनके नेतृत्व में ये जिनके अगुवाई में 8 संगठन काम कर रहे हैं। तो मैं इस देश में जो भी बहुजन हैं, जो भी चाहते हैं कि लगातार सरकारों के द्वारा बहुजनों के हितों को, अधिकारों को, उनकी जो संस्थाएं संरक्षित की गई हैं। अभी लेटेस्ट का मामला है, माननीय बहन जी को दखल देना पड़ा। जो SC ST के अंडर 4 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें लगातार जो उनके लिए सीटें रिजर्व थी, उसमें लगातार सरकार दखल देकर अन्य जातियों को शामिल करने का काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार ट्रायल पे ट्रायल कर रही सरकार, उसको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि लगातार जिन समाजों का शोषण हुआ है लगभग 3000 साल तक, तो उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा को कुछ विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जिससे एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो और संभव हो। एक विकसित भारत में ये ज़रूरी होगा उनके संरक्षण के लिए। तो हमारे साथ थे भरत कुमार लुढेरे जी, प्रदेश समीक्षा प्रभारी।